नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। हम आ गए हैं आज के नए 20 सवालों को लेकर के, जो कि मदद करेंगे आने वाली एग्ज़ाम्स में, आने वाले परीक्षाओं में आपकी, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे वो कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हो। तो हम जो क्वेश्चंस अब लेकर के आ रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस की जो सार है या फिर ये सारे प्रश्नों के जो टाइप हैं उन सब आपको देखने को मिलेंगे रैंडमली। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैराडाइम रेफर्स टू। पैराडाइम हमें क्या बताता है? पैराडाइम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें। पैराडाइम का मतलब होता है एक तरीके का बॉक्स, या फिर ये कहें एक तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तरीके का सोचने का तरीका, या एक सेट, एक समुच्चय। ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशन, थ्योरीज एंड मेथड। तो हम जानते हैं कि पैराडाइम जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो पैराडाइम हाइपोथेसिस का सेट तो नहीं हो सकता। ठीक है। हम जानते हैं पैराडाइम कॉन्सेप्ट का सेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अलग अलग होंगे। अ सेट ऑफ अजम्पशन, केवल अनुमान को हम पैराडाइम नहीं कह सकते। तो जो चौथा ऑप्शन है, अ सेट ऑफ थ्योरीज, कई सारे थ्योरीज का, कई सारी विधियों का जो संकलन है, कई सारे विधियों को और सिद्धांतों को जो हम मिला करके एक संयुक्त रूप से देखते हैं, उसे पैराडाइम कहते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसी से जुड़ा हुआ। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पैराडाइम शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, किस थिंकर ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कॉल्ड द प्राइमरी ग्रुप फैमिली, यानी फैमिली को परिवार को प्राथमिक समूह किसने कहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। परिवार को प्राथमिक समूह किसने कहा? परिवार हम जानते हैं कि एक तरीके की संस्था है और बहुत सारी स्टडीज़ परिवारों पर हुई हैं, लेकिन परिवार को प्राथमिक समूह जो है किसने कहा है, ये इस सवाल में पूछा गया है। हु हैज़ कॉल्ड फैमिली द प्राइमरी ग्रुप, परिवार को प्राथमिक समूह किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी एच कूले। सी एच कूले ने परिवार को, पड़ोस को एक तरीके की प्राथमिक इकाई माना है, प्राथमिक समूह माना है। ठीक है। सी एच कूले का मानना है कि जो परिवार है, पड़ोस है, वो हमारा प्राथमिक समूह होता है। जो नेबरहुड होता है वो भी कूले कहते हैं कि हमारा प्राइमरी ग्रुप है या प्राथमिक समूह है, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आपको बताना है कि कूले की उस बुक का क्या नाम है जिसमें कि कूले ने इस बारे में बात करी है, प्राइमरी ग्रुप को बताया है। ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय एमिल डर्कहाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चार किताबें दी हुई हैं जिनमें से हमें डर्कहाइम की कुछ बुक्स को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हम हो सकता है कि आपको सारी किताबों के ईयर ना पता हो सकता है आपको सारी किताबों के कौन किस किताब कौन किस सन में छपी है, आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि पहली किताब कौन सी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, डर्कहाइम की सबसे पहली किताब, जो कि उनकी पीएचडी थीसिस भी थी, डिवीज़न डूला ट्रेवल सोशल, जिसमें कि उन्होंने श्रम विभाजन की बात करी, ये सबसे पहली किताब है। तो यानी सबसे पहले तो ये ही आएगी। तो एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन डी है। बाकी ये और ये तो नहीं ही हो सकते, ये तो निश्चित हो गया। अब तीसरी किताब, चौथी किताब लाइन से आई है, यानी पहले नंबर पे तीसरी बुक है, फिर दूसरी है। अब आपको बताना है इनमें से पहली कौन सी आई। तो अगर आप थोड़ा सा अगर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड थिंकर का पढ़ते हैं, अगर आप थिंकर का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड जानते हैं, तो आप पता होगा आपको कि जो पहली किताब थी वो जो है हमारी ये वाली हो जाएगी, ये वाली। ठीक है। सुसाइड, पहले सुसाइड आएगी और उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ आएगी। तो ये पहली हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। ये कुछ इस तरीके से किताबों का सही सीक्वेंस आ जाएगा। इवन कई किताबों में तो दो किताबें मिला करके ही काम चल जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, ये तो खैर आपके बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन वेस्ट बंगाल।
पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? वैसे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा। संथाल जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। एक बहुत ही तारीखी विद्रोह भी हुआ है, संथाल विद्रोह जिसको कि हम कहते हैं। आपको बताना है कि संथाल विद्रोह के दो प्रमुख नेता, जो जिनका नाम काफ़ी आप जानते भी होंगे, वो दो प्रमुख नेता कौन से हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 एक्ट हैज स्टिपुलेटेड रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स इन गवर्नमेंट जॉब्स टू द एक्सटेंड ऑफ, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो किसी तरीके की अक्षमता के साथ हैं या दिव्यांग पीपल हैं, दिव्यांग लोग हैं, सरकार ने सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षण को कितना परसेंट बढ़ा दिया है, यानी अब वो आरक्षण कितने प्रतिशत हो गया है। तो अब वो जो आरक्षण है जिसको कि अब सरकार ने बढ़ा दिया है, वो 4% का आरक्षण हो गया है। अभी तक वो 2% 3% हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने उसे 4% तक बढ़ा दिया है। उसका 4% आरक्षण जो है हम वो डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल्स को देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। According to Weber, India is lagged behind in fostering rational capitalism because of। वेबर के अनुसार, वेबर कह रहे हैं, वेबर के अनुसार भारत जो है पीछे रह गया पूंजीवाद को लाने में, या तार्किक पूंजीवाद को क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि उसके कारण क्या हैं। पहला कारण है, क्या हिंदू कर्मा फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, या यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा है, या यहाँ पर आर्थिक असमानता ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएं ज़्यादा हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही बैठता है, यानी वेबर ऐसा क्या मानते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, वेबर ने इसके लिए बताया कि भारतीय समाज एक तरीके का भाग्यवादी समाज है, एक तरीके का फैटलिस्टिक, या आप इसे कहें फॉर्चुनिस्टिक सोसाइटी है, जो कि भाग्य में विश्वास करती है, जिसको लगता है कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, और अगर हमारे भाग्य में ही नहीं होगा तो हम उसके लिए कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। और इसी वजह से धर्म, संसार, कर्मा थियरी, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें भारतीय विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पूंजीवाद नहीं आ पाया और वो लोग काम करने में पीछे हो गए, थोड़ा सा भाग्यवादी ज़्यादा हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, यानी आज का 7th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन कल्चर। ये परिभाषा हमने कई बार आपसे क्लासेस में जिक्र किया इसका। द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, कस्टम, लॉ एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ हैबिट्स एक्वायर बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। बड़ी ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार डेफिनेशन है कल्चर के बारे में। तो कल्चर की इतनी अच्छी डेफिनेशन देने वाला व्यक्ति एक ही है जिसने कि ये डेफिनेशन दी है, जिनका नाम है ईबी टायलर। कमेंट सेक्शन में आपको ईबी टायलर की बुक का नाम बताना है, और बताना है कि कैसे कल्चर जो है वो बताते हैं। अभी हम लोग कल एक क्वेश्चन लगा रहे थे, कल इवन अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन था कल्चर इज़ द हैंडी वर्क ऑफ मैन करके, तो उसका आंसर मेलनॉस्की था। यहाँ पे आपको कल्चर का एक डेफिनेशन टायलर की मिल गई। इसी तरीके से आप जब ज़्यादा चीज़ें बार बार एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको डिस्टिंग्विश करना भी आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेलनॉस्की का है, कौन सा टायलर का है, कौन सा। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जान जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो बड़ी सी डेफिनेशन है, कभी भी आपको ये डेफिनेशन दिखे कॉम्प्लेक्स होल जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हों, नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम, तो वो टायलर की डेफिनेशन है। बड़ी ही प्रसिद्ध और बड़ी ही फेमस डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्रिंग आउट द फीचर्स विच कैरेक्टराइज अर्बन सोशल रिलेशन, यानी अगर हम नगरीय सामाजिक संबंधों की चर्चा करें तो नगरीय सामाजिक संबंधों में कौन सी बातें या फिर कौन सी चीज़ें काम आती हैं, कौन सी चीज़ें खास तौर पर देखी जाती हैं। तो नगरीय सामाजिक संबंधों में भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर मतलब अनोनिमिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो हमें अगर नगरीय समाज की विशेषताएं हमें पता है, नगरीय समाज पर एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है नगरीय समाज के बारे में, तो वो आप वहाँ उसे इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी करके या क्विक रिवीजन टू अर्बन सोशियोलॉजी करके वो वीडियो है, वो आप जब देखेंगे तो आपको अर्बन सोशियोलॉजी पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई इम्पर्सनैलिटी और इनफॉर्मेलिटी, ये अर्बन सोसाइटी के खास रीज़न है, खास कारण है कि इम्पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा है, अवैयक्तिकता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई किसी से बहुत वैयक्तिक संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अवैयक्तिकता हमें देखने को मिलती है। और इनफॉर्मेलिटी यानी ठीक है, अनौपचारिकता। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि भाई आ, आ, जो इम्पर्सनैलिटी और इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विद द ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट। ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी आपके नेट में भी कई बार ये पूछा गया है, नेट के PYQs में, कि ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड सेड। आप जानते हैं एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म पर काम किया है, जिसमें कि वो बताते हैं उन्होंने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, एक ओरिएंट है और एक ऑक्सीडेंट है। क्योंकि ओरिएंट देश वो हैं जो कि यूरोसेंट्रिक हैं, या फिर दूसरे देश वो हैं जो उनकी संस्कृति से जो कि उनकी संस्कृति से प्रभावित हैं। एडवर्ड सेड का कुल मिलाकर के इतना कहना था कि कुछ देश, ये जो ओरिएंटलिज्म वाले देश हैं, ये ऐसे हैं, इन्होंने बाकी देशों पर जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कोलोनियलिज्म के नाम पर दूसरे देशों में अपनी संस्कृति का अति प्रचार प्रसार किया है, जिससे कि ये दिक्कत आ गई है कि वो लोग अपने आप को कम समझने लगे, उनके अंदर एक हीन भावना, एक डिप्रिवेशन आ गई है, और वो हमेशा दूसरे देश अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इसका सही आंसर एडवर्ड सेड हो जाएगा, ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट के साथ जो जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। द राजबंशी मूवमेंट as spearheaded by Panchanan Roy Burman aimed to secure which one of the following of the Rajbanshi people। यानी राजबंशी मूवमेंट जो है वो राजबंशी लोगों के लिए लड़ा गया था। राजबंशी लोग जो होते थे, तो राजबंशी वो किस लिए था, और ख़ासकर जो जिसको कि पंचम रॉय बर्मन ने शुरू किया, वो किस उद्देश्य के लिए था, या फिर किससे बचने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 50। तो वो जो राजवंशी है, जाहिर सी बात है राजवंशी जो होते हैं वो राजा के वंश के रहे होंगे, राजवंशी कहा जाता है उन्हें ना। तो राजवंशी जो होंगे, राजपूत स्टेटस को बचाने के लिए, क्षत्रिय स्टेटस को बचाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लिखा हुआ है द चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स। सेम सेक्स के बच्चों के सेम सेक्स के लोगों के जो बच्चे हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यानी पापा के और चाचा के बच्चे आपस में क्या कहलाएंगे, या फिर मम्मी के और मौसी के बच्चे आपस में क्या कहलाएंगे, सेम सेक्स के, मेल मेल फीमेल फीमेल, तो उसे हम पैरेलल कजिन्स कहते हैं। पैरेलल कजिन्स यानी पापा के और चाचा के बच्चे, है ना, और मौसी के और मम्मी के बच्चे आपस में भाई बहन है, जो पैरेलल कजिन है। क्रॉस कजिन का मतलब है मामा के बच्चे और बुआ के बच्चे, ये क्रॉस कजिन है। भाई बहन के जो बच्चे होंगे आपस में, वो आपस में एक दूसरे के क्रॉस कजिन होंगे। तो इसका सही जवाब पैरेलल कजिन हो जाएगा। आगे देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेम फैमिली। स्टेम फैमिली का मतलब क्या होता है? स्टेम फैमिली को शाखा परिवार भी कह देते हैं। हमने अपनी परिवार वाली वीडियो में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि शाखा परिवार क्या होता है। तो शाखा परिवार पूछा गया है, शाखा परिवार का मतलब क्या होता है, स्टेम फैमिली का मतलब क्या होता है। तो जो स्टेम फैमिली है वो एक तरीके से छोटा परिवार है जो कि अलग से निकल गया है। अगर आप देखें, एक पेड़ है भाई, है ना, उस पेड़ में ऐसे कई सारी शाखाएं निकली हैं, उस हर शाखा का अपना एक विस्तृत होता जा रहा है। तो जो पेड़ होता है इस तरीके का, उसे हम, उसमें हर शाखा में से नए फूल, नई पत्तियां निकलती हैं। तो जो स्टेम फैमिली होती है, शाखा परिवार जो होता है, वो एक तरीके की छोटी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली। आपको बताना है कि स्टेम फैमिली के बारे में किसने बताया है, या स्टेम फैमिली की चर्चा किसने की है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेम फैमिली के साथ किस थिंकर का नाम जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है एक चीज़ असर्शन है और एक चीज़ रीज़न, जिसको कि आपको बताना है। लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। यानी जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका जो प्रदर्शन है वो
थोड़ा सा सुधारात्मक है, या उनमें से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में सुधर गया है, पहले से अच्छा हो गया है। क्योंकि बिकॉज इंडिया नाउ एक्सपीरियंसेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूथ इन इट्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्योंकि भारत की जनसंख्या को यदि आप देखें, या भारत की जनसंख्या को अगर आप देखें, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे जो यूथ हैं, भारत की जनसंख्या में आज की डेट में यूथ ज़्यादा हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भाई ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक है, भारत एक युवा देश है। अक्सर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में इस बात को कहते हैं कि हम युवाओं का देश हैं, युवाओं का देश है। तो युवाओं का देश तो ठीक है, लेकिन युवाओं का देश होने की वजह से प्रदर्शन सुधर गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बातें दोनों ठीक हैं, बट आर इज़ नॉट द रीज़न फॉर द ए, है ना। तो बातें दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे का सही कारण नहीं है। एक और ही बड़ा शानदार असर्शन रीज़न आ गया, ये देखते हैं। लिखा हुआ है इंडिया एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। यानी भारत में जो जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो पिछले कुछ समय में उसका ट्रेंड बढ़ गया है। ठीक है, पिछले कुछ समय में उसका ट्रेंड बढ़ गया है। उसका कारण क्या है? कारण है लैंड मैन रेशियो हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड इन रूरल इंडिया। यानी प्रति व्यक्ति जो भूमि आती थी हिस्से पे, वो लगातार कम होती जा रही है। उसका ग्राफ पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से गिरा है। तो क्या ये बातें सही हैं? सुनने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। दोनों बातें सही हैं। अब जब भाई गांव में लोगों के पास खेत ही नहीं बचेगा, तो वो शहर तो आएंगे ही आएंगे कमाने के लिए। तो चूंकि प्रति व्यक्ति खेत गिर रहा है, प्रति व्यक्ति लोगों के पास खेत कम होता जा रहा है, इसीलिए वो लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, नौकरियों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो दोनों बातें सही हैं, और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इरावती कर्वेज एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशल रिलेशंस बेस्ड ऑन इंडोलॉजिकल अप्रोच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यानी जो इरावती कर्वे का जो काम है, या इरावती कर्वे ने जो बातें बताई हैं भारतीय समाज के बारे में, भारतीय सामाजिक संबंधों के बारे में, और खासकर इंडोलॉजिकल अप्रोच से, वो किस से प्रभावित थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोलॉजिकल अप्रोच जीएस घुरिये की है, उन्होंने ही शुरू करी। और इरावती कर्वे वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ द जीएस घुरिये, है ना। तो जीएस घुरिये की वो स्टूडेंट है इरावती कर्वे, इसलिए आप यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जीएस घुरिये हो जाएगा। जीएस घुरिये के कई बड़े प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स रहे जो आगे चल करके बड़े समाजशास्त्री बने। इरावती कर्वे वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका सही आंसर जीएस घुरिये हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इरावती कर्वे की बुक आपको बतानी है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अगर भारत को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट करके उसकी स्टडी करी, तो वो उन्होंने किस बेस पर बांटा था उस चीज़ को, उन्होंने उसको किस बेस पर डिवाइड किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाई एम एन श्रीनिवास। यानी एम एन श्रीनिवास की किताबें आपको पता होनी चाहिए। एम एन श्रीनिवास ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया तो है, रिमेंबर्ड विलेज तो है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया तो है, देन इंडियन विलेज एम एन श्रीनिवास की बुक नहीं है। तो इंडियन विलेज किसकी बुक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन क्वेस्ट फॉर। जो माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने बुद्धिज्म या बौद्धवाद को सब अपना लिया था। क्यों, किस लिए, किसकी खोज में? इन क्वेस्ट फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक समानता के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धिज्म में वो इसलिए आए थे क्योंकि हिंदूवाद में या हिंदू धर्म में उस टाइम पे जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और जातिगत असमानताएं बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, फॉर द क्वेस्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी, है ना, सामाजिक समानता के लिए। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नियो लिबरलिज्म। नव उदारवाद पूछा गया है आपसे। नव उदारवाद का कौन सा एक घटक या कौन सी एक चीज़ नव उदारवाद के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नियो लिबरलिज्म। मार्केट फंडामेंटलिज्म यानी बाजारवाद, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय,
और इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, वृद्धि और मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देना। तो इसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं? तो जाहिर सी बात है फंडामेंटलिज्म तो होगा ही, प्रॉफिट तो ज़्यादा कमाएंगे ही न्यू लिबरलिज्म में, और इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी भी होगा। लेकिन न्यू लिबरलिज्म इज़ नॉट कंसर्निंग अबाउट सोशल जस्टिस, है ना, उनका सोशल जस्टिस पे खैर इतना ध्यान नहीं है। नव उदारवाद टोटली एक बाजारीकृत अवधारणा है, बाजारवाद पर आधारित है। तो इसलिए जो नियो लिबरलिज्म है, जो नव उदारवाद है, वो उसके लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ थिंकर्स दिए गए हैं और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उन्हें मिलाना है। सोशल इकोनॉमिक्स, कल्चरल कैपिटल, एम्बेडेडनेस एंड सोशल इंटीग्रेशन। आपको पता होगा कि इसमें से कल्चरल कैपिटल तो बोर्डियू का है, आप जानते हैं कि कल्चरल कैपिटल कॉन्सेप्ट गिवन बाय बोर्डियू। तो बी को 4 से मिलाना है, 2 में मिल रहा है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, 2 में ही मिल रहा है, आगे देखते हैं, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, 2 में मिल रहा है ये। अब इससे हमें क्या पता चल जाता है कि इसको हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला तो नहीं ही होगा, ए और बी में से ही कोई होगा। एक और देख लेते हैं, चलिए। सोशल इंटीग्रेशन बाय डर्कहाइम, डी को 1 से मिला दीजिए। तो जैसे ही आप डी को 1 से मिलाएंगे आपका आंसर आपको पता चल जाएगा, तो ए विल बी द राइट आंसर, ओके। तो जो ए इसका है वो सही जवाब हो जाएगा, और इस हिसाब से ये सोशल इकोनॉमिक्स मैक्स वेबर का है और एम्बेडेडनेस बाय मार्क्स ग्रेनोवेटर। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे अपने कॉपी में कहीं पर नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द थियरीज ऑन कंजम्पशन। उपभोग के सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, या उपभोग के सिद्धांत के बारे में कौन नहीं बताता है? तो अब यहाँ पर आपको एक नाम तो पता ही है, मुझे लगता है एक नाम तो सबको पता होगा, है ना, कि थर्स्टन वेबलन तो कंजम्पशन के साथ जुड़े ही हुए हैं। जीन बॉर्डिलार्ड चूंकि पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन वो भी कंजम्पशन की बात करते हैं। पियरे बोर्दियो तो कंजम्पशन की बात करते ही हैं। बचा क्या? कार्ल पोलैनी। कार्ल पोलैनी का काम कंजम्पशन पर नहीं है, उन्होंने किनशिप पे और तमाम सारी चीज़ों पर काम किया, तो कार्ल पोलैनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें नई, कुछ ना कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें अगर आप सीखते रहेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। इससे आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत सारी नई बातें आप सीख पाएंगे, और हर दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं लगातार आगे काम करने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सोशल मीडिया का जो है, चैनल का जो अकाउंट्स हैं वो हैं, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्या क्वेरी है, वो आप हमें बता सकते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए हमें शुरू करना चाहिए सेशन, आप बता सकते हैं, और हम लोग उस चीज़ों पर काम करेंगे। तो रिवीजन करते रहिए लगातार, क्योंकि लगातार आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।